हेडिंग डालिए बेटा, बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल का मतलब सीधा सीधा सा है द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड इन अ मॉलिक्यूल। ये सुनो, अगर मैं एग्जांपल आपको डिस्कस करूं, so what is the bond angle in case of CH4, what is the bond angle in case of CO2, what is the bond angle in case of BF3, so आप तुरंत बता सकते हो। कैसे? इनकी ज्योमेट्रीज आपको पता है, बताओ। CO2 कैसा होता है? लीनियर, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया बेटा? 180। CH4 कैसा है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, तो यहां बॉन्ड एंगल कितना हो गया? वेरी गुड। BF3 के अंदर अगर मैं पूछूं तो कैसा है वो? ट्राइगोनल, प्लेनर, तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना आ गया? अच्छा, यहाँ पे मालूम है ना ये डेटिव बॉन्ड होता है इन रेजोनेंस के, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहाँ पे एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो यानी एक तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि अलग अलग ज्योमेट्रीज हैं, उसके हिसाब से बॉन्ड एंगल आप बता दो, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ज्योमेट्रीज सेम हो जाएंगी लोन पेयर के साथ, है ना। लोन पेयर के साथ ज्योमेट्री अगर सेम हो गई तो बॉन्ड एंगल भी नजदीक हो गए। वहां डिसाइड करने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं यहीं से। बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन bonds present in a molecule, angle between bonds present in a molecule। एग्जाम्पल लिख लो, बॉन्ड एंगल इन CO2 is 180, CH4 is 109 degree 28 minute and BF3 is, ये सारे एग्जाम्पल लिख लो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपके। गॉट इट? बोलिए। सो हमारे पास है 180 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट एंड ये। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन PCl5, तो आपका क्या आंसर होगा? आप बोलोगे सर ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहां पे सारे एंगल्स यूनिफॉर्म हो, तो यहाँ पे हमें दो आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप पूछना किसके बीच में चाहते हो? अगर आप पूछना चाह रहे हो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में तो 120, अगर आप एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में पूछना चाह रहे हो और दो एक्सियल के बीच में पूछना चाह रहे हो तो 180। समझ गए ना? तो इसमें दो हमारे पास बॉन्ड एंगल है। ऐसे अगर मैं SF6 में आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर इसमें सारे एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो सब सेम होते हैं, और कितना होता है बेटा? 90। ये भी 90 है, ये भी 90। ठीक उसी तरीके से पेंटागोनल यानी IF7 का केस अगर मैं ले लूं तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल में ये जो एंगल है वो कितना है? 70, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ गए ना? लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे? जहां पे मतलब सीधे सीधे ज्योमेट्री से आंसर ना निकल रहा हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लिखो तो। विच विल हैव मोर बॉन्ड एंगल, SO2 और अमोनिया? विच विल हैव मोर बॉन्ड एंगल, SO2 और अमोनिया? विच विल हैव मोर बॉन्ड एंगल, SO2 और अमोनिया?
बोलिए, which will have more bond angle, SO2 और अमोनिया? बोलिए, आप बनाओ पहले। SO2 will be the right answer, बिल्कुल सही। कितने लोग का SO2 आ रहा है? एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे देखो, सल्फर डबल बॉन्ड हो एंड वन लोन पेयर इज देयर। अमोनिया के अंदर NH, यहां लोन पेयर इज देयर, ये सुनो। तो कितने लोग कह रहे हैं चलो सर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है इस बारी, लेकिन इतना तो पता है ना कि अगर ये टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आना चाहिए, बट रियलिटी में ये ना होकर के लोन पेयर थोड़ा कंप्रेस कर देता है। ये एंगल एक्चुअल में ये नहीं होकर के कितना होता है, 107 के आसपास, क्लोज टू 107 डिग्री अमोनिया का। ये एंगल आपको कितना पता है, आइडेंटिकल केस में 120 डिग्री होना चाहिए, बट यार ये लोन पेयर के वजह से थोड़ा चेंजेस आएंगे, 120 के बजाय कितना हो जाएगा, एक्चुअल में ये एंगल 119 डिग्री होता है, थोड़ा कम हो, 119 डिग्री। तो कंपैरिजन कभी भी ज्योमेट्रीज बदल जाए लोन पेयर को लेते हुए तो उनके एक्चुअल एंगल से करो, क्योंकि डिविएशन होगा भी तो कितने डिग्री, 5 डिग्री 10 डिग्री है। इतना तो ओवर पावर नहीं करेगा ना कि यहाँ पे लोन पेयर इतना रिपेल कर दे कि इसके एंगल से भी खराब हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए पहली चीज है हमेशा आपको क्या देखना, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इंक्लूडिंग लोन पेयर लेते हुए हमेशा देखने की कोशिश करना है, वहां से जो आंसर निकल के आता है, अब वो एग्जैक्ट नहीं भी हो, क्लोज हो, तो भी हम उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। हाँ, जब दोनों बिल्कुल बराबर हो जाए तो प्रॉब्लम आने लगेगा, जैसे अभी मैं अगला केस लूंगा। हाँ, उसी के बीच में बोला है, सॉरी, इन्हीं के बीच में बॉन्ड एंगल में बोल रहा था। यस, दिस एंगल इज, ये एंगल थोड़ा ज्यादा है ना, 119 से थोड़ा ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से थोड़ा ज्यादा होगा। और यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आ जाओ, मैं डिस्कस करता हूं ऐसे केसेस जहां पे आइसोज्योमेट्रिकल मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहां पे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों मिला करके, आई मीन सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों मिला करके एक फिक्स नंबर हो, यानी सेम स्टेरिक नंबर वाले मैं केसेस लेने जाता हूं। ठीक है, बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम स्टेरिक नंबर, लिखो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल bond angle in the molecule having same steric number, bond angle in the molecule having same steric number। ओके, तो अब मैं उसका एक केस लेके चलता हूं बेटा, जैसे अमोनिया, दूसरा लेके चल रहा हूं NH4+, तीसरा लेके चल रहा हूं वाटर, इन तीनों में डिसाइड करना है, NH4+, अमोनिया एंड वाटर। या इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो इसके जगह मैं मिथेन भी ले सकता हूं, दोनों के लिए एक ही बात है। आप समझो यहां सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, उसने H+ को डेटिव बॉन्ड से दे दिया, अब कोई लोन पेयर, वही केस यहां पे भी है, CH4 में भी चारों के चारों बॉन्ड बने, कोई लोन पेयर, इसलिए दोनों एक ही केस है। इसमें डिस्कस करना हो तो कैसे करेंगे बॉन्ड एंगल का, एक बार सोचो तुम लोग, फिर मैं समझाता हूं, पहले खुद से सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही सफिशिएंट हिंट दे रखा है, आप कर सकते हो ये प्रॉब्लम। उसके बाद उसके बाद सबसे कम, आप लोग भी सोचिए, बताइए, फिर अपने ओपिनियन दीजिए, फिर मैं इस पे आगे करता हूं। हाँ,
आओ समझाता हूँ, ठीक है, आओ समझाता हूँ, ध्यान दो इधर। ओके एवरीवन, लुक एट द बोर्ड, स्टॉप राइटिंग एंड लुक एट द बोर्ड। रक्षिता यहां ध्यान दो। अमोनिया, NH4 प्लस एंड वाटर, इन तीनों की खास बात क्या है? इनका स्टेरिक नंबर सेम। साइड एटम अमोनिया में कितने हैं भाई? 3। और कितना लोन पेयर है? 1। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया जी? 4। स्टेरिक नंबर 4। NH4 प्लस जब बनाएंगे तो यही लोन पेयर वो डोनेट कर देगा H को, है ना? और खुद पे कैसा चार्ज आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव। और H2O बनाएंगे तो ऐसा ले लेंगे और लोन पेयर एक बाहर और एक लोन पेयर प्लेन के अंदर। सबको समझ में आ रहा है? ये टेट्राहेड्रल है सारे के सारे। अब एक बात बताओ, कितने लोग कह रहे हैं कि लोन पेयर, हमने एक रिपल्शन पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन अराउंड सेंट्रल एटम इज पावरफुल ओवर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड देन लास्ट में बॉन्ड पेयर। चलो एक रिपल्शन जो अभी आज तक आपने नहीं देखा है वो है साइड एटम्स जो प्रेजेंट है उनके साइज के वजह से भी रिपल्शन आता है, जिसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन का मतलब जो साइड एटम के साइज के वजह से जनरेट हो। देखो जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेसिकली साइज कैसे डिटरमाइन होता है? न्यूक्लियस से बाहर तक कितना दूर तक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बिगर साइज का मतलब क्या हुआ? बिगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो वो भी रिपल्शन का एक फैक्टर होता है। लेकिन जब छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ऐसे केसेस में स्टेरिक फैक्टर का ध्यान नहीं देना होता है। स्टेरिक फैक्टर का स्टेरिक रिपल्शन का मतलब व्हेन बिगर एटम्स आर प्रेजेंट around central atom. When bigger atoms are present around central atom, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेरिक रिपल्शन के लिए। हाँ, एक्सक्लूडिंग किसको किसको? हाइड्रोजन एंड F, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। ये स्मॉल है इसलिए इनको छोड़ देते हैं। तो इसलिए देखो हाइड्रोजन के केस में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ स्टेरिक रिपल्शन की, मैं सिर्फ बात किसका कर रहा हूँ? अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे आप लोन पेयर बढ़ाते जाओगे बेटा, ये रिपल्शन बढ़ेगा, ये रिपल्शन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड्स अंदर की तरफ कंप्रेस होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो अगर स्टेरिक नंबर सेम हो तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर पड़े हुए हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ सबसे कम लोन पेयर किस पे है? NH4। ये एंगल बिल्कुल रेगुलर होता है, कितना? 109 डिग्री 20। अच्छा यहाँ 1 लोन पेयर है तो एंगल थोड़ा कम होगा, और ये एंगल कितना होता है कम होकर के? 107 के आसपास। ये और भी कम होता है, ये कितना होता है? 104.5। तो बॉन्ड एंगल का आंसर क्या आ गया? सबसे कम H2O, उससे ज्यादा अमोनिया, और उससे भी ज्यादा NH4 प्लस। क्या सबको समझ में आ गया? लिखो ये बात। इफ स्टेरिक नंबर इज सेम but lone pair on central atom is different, steric number is same but lone pair on central atom is different, but lone pairs on central atom is different, lone pair on central atom is different, then what will happen? बोलिए, बोलो, लिखो bond angle is inversely proportional to number of lone pair present on the center. Bond angle is inversely proportional to number of lone pairs present on the center. Number of lone pairs present on the center.
गॉट इट? एग्जाम्पल हो गया। अब अगला कर रहे हैं, एक काम करते हैं, अब लोन पेयर जो प्रेजेंट थे उनको भी सेम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। लोन पेयर भी सेम हो जाए, स्टेरिक नंबर भी सेम हो जाए, तो अब लोन पेयर भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह जाएगा। अब वो कौन सा एग्जाम्पल आएगा बेटा? ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एक ही ग्रुप के हाइड्राइड्स बने हो, एक ही ग्रुप के हेलाइड्स बने हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं H2O, H2S, H2SE, H2TE, they belong to the same group ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इसलिए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो इसलिए इनका ज्योमेट्री भी एक ही जैसा, स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा, एंगल बदलेंगे। अब यहां पे कैसे सोचना है एंगल के बारे में, इस पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसे ही एक बात बताओ, क्या फैक्टर बदल रहा है? सेंटर ही ना। सेंटर पे क्या चेंज हो रहा है? दो चीजें, उसका साइज और दूसरा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो ना। ओके, साइज से कोई खास इंपैक्ट है क्या? सेंटर के साइज से। भाई साइड एटम के साइज होते तो ये समझ में भी आता कि ये रिपेल कर रहे हैं और ये बढ़ जाएगा। सेंटर चाहे छोटा स्फीयर हो चाहे बड़ा स्फीयर हो, उसमें एंगल से कोई लेना देना है क्या? तो सेंट्रल एटम का साइज कोई डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं लग रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लग रही है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होगा? देख बेटा, लोन पेयर तो पहले ही उसके नजदीक है, क्योंकि लोन पेयर तो खुद का ही इलेक्ट्रॉन है। खुद के इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं? मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है उसको वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। एक बात बताओ, अगर ये सेंटर है, ये सेंटर, यहां की मैं बात कर रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले इतने दूर थे, देखो जो ये कैप लगे हुए हैं, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। ज्यादा डिस्टेंस है तो रिपल्शन कम होगा। लेकिन यही मान लो कैप ड्रिफ्ट होते होते अंदर की तरफ आ जाए, कैप को आप इलेक्ट्रॉन समझो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर ये ड्रिफ्ट होकर के अंदर की तरफ आ जाए, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा है, तो बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा ना। और अगर बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो रिपल्शन, तो इसके मतलब ये एंगल थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यही होता है इसमें, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर की तरफ आते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर की तरफ आते हैं, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तभी सोचना जब लोन पेयर से प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है तो ये जितना नजदीक आएंगे और इधर वाले भी नजदीक आएंगे, सब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपसे पूछे कि CH4, SiH4, GeH4, मीथेन, सिलेन, जर्मेन, अगर इनके बारे में कोई आपसे डिस्कस करे कि बॉन्ड एंगल बताओ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कार्बन का ज्यादा है। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये जो दो बॉन्ड अपनी तरफ खींचेंगे, जितना ये रिपेल करेंगे उतना हर बॉन्ड रिपेल करेगा, इस वजह से यहाँ पे एंगल जितना पहले वही बाद में, तो इसमें कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी आती ही नहीं है। नॉन यूनिफॉर्मिटी आता ही कब है? जब लोन पेयर प्रेजेंट हो। समझ गए ना? तो थोड़ा दिमाग का यूज करना है यहाँ पे, ये नहीं कि बस सब रटे जा रहे हैं। लोन पेयर प्रेजेंट होने से वो एंगल कंप्रेस हो जाते हैं। अब वो किस लेवल तक कंप्रेस हो रहे हैं, इसको सोचने के लिए हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर की जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन सेंटर के नजदीक आएगा, उनके बीच में रिपल्शन होगा और वो एंगल बढ़ जाएगा। कुछ भाई साहब लोग बोलते हैं सर ये नजदीक नहीं आएगा। नहीं आएगा, अरे ये तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी होती है, अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं। इसलिए यहां तो यहां बोलोगे सर बहुत नजदीक आ गया है, जिससे रिपल्शन ज्यादा होगा,
यहां थोड़े दूर दूर हैं, इससे रिपल्शन कम होगा, इसलिए यहां पे ये रिपल्शन डोमिनेटिंग है, ये रिपल्शन डोमिनेटिंग है तो एंगल कंप्रेस हो जाएगा। पता है एंगल कितना आता है इसका? 104.5। इसका बॉन्ड एंगल ड्रॉप होके 93 डिग्री के आसपास चला जाता है और इनके क्लोज टू 90। इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है सिर्फ एक चीज से। ठीक है, लिखना शुरू करो। इफ स्टेरिक नंबर इज सेम and number of lone pair on central atom is also same, steric number is same and lone pair on central atom is also same, and side atom is smaller like hydrogen and fluorine। ये क्यों कर रहा हूं? ताकि अभी स्टेरिक रिपल्शन पे दिमाग ना जाए। ठीक है, ये छोटे रहेंगे तो सिर्फ हमारा इलेक्ट्रॉन। देन bond angle increases if electronegativity of central atom increases, then bond angle increases if electronegativity of central atom increases, bond angle increases if electronegativity of central atom increases। Can you write this example? This will be the order of bond angle। अच्छा, ये रीजन लिख लोगे ऐसा क्यों हो रहा है, सेंटर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या लिखोगे इसके बाद? जब सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर के नजदीक होते हैं, उनमें रिपल्शन होता है जिसकी वजह से वो एंगल थोड़ा बढ़ जाता है। लिखो, द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस ड्यू टू द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कमिंग क्लोज टू द सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस ड्यू टू, बोलो, shared pair of electron are coming close to nucleus, which is increasing the repulsion, hence bond angle increases। hence bond angle increases। हाँ जी बेटा, सेम इसलिए होगा कि इसमें चारों तरफ से यूनिफॉर्मिटी है, जितना वो खींचेगा उतना ही ये। अब जब चारों तरफ इन्वायरमेंट एक जैसा हो तो वो अपने आप को आइडेंटिकल अरेंजमेंट में लेके जाएंगे। हाँ, बट मैंने यही समझाया आपको कि लोन पेयर रहने चाहिए, तभी ये सोचोगे। जब लोन पेयर ही नहीं है तो इसमें एंगल सबके बराबर है, ये भी लिख लेना। पहला एग्जांपल ये लिखो, दूसरा ये लिख लो कि इसमें सारे एंगल बराबर है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड द रीजन इज चारों एटम सेम है। मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर ना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो एंगल एग्जैक्टली सेम होता है जो हम चाहते हैं। हाँ जी, देख मैंने क्या बताया, जैसे जैसे सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ये इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे, ये नजदीक आएंगे तो ये रिपेल करके अपने आप को कंप्रेस कम होने देंगे, क्योंकि लोन पेयर इनको कंप्रेस कर रहे हैं, इस वजह से इनके एंगल थोड़े ज्यादा होते हैं। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर होंगे, इससे दूर होंगे तो रिपल्शन इनमें कम लगेगा, ये इनको कंप्रेस कर देगा, इसलिए इनका एंगल बढ़ जाएगा। ये कंप्रेस कर रहा है ना लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन। रिपल्शन का ऑर्डर तो यही है, लोन पेयर एंड देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड। गॉट इट? और एक केस देखते, मिटा दो ये। सेंट्रल एटम, द की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर के नजदीक चले गए।
मिटा दो इसको। गॉट इट? मिटा दो। अब आप एक बात बताओ, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर आपके सामने दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, चलो NH3 PH3 ASH3, ये करो, और एक दे रहा हूं H2O अमोनिया, दे दिया है क्या ये? नहीं बेटा, नहीं दिया है भाई, ये दोनों तो दिया है, H3O प्लस नहीं दिया है ना। करो, पहले इसको करो, लेकिन सबसे ज्यादा बिल्कुल सही NH3 का। ये लोन पेयर जरूर दिखाओ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, बाद में आपको यही नहीं पता चलेगा ये एंगल कैसे देख रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो सेंटर के नजदीक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसके वजह से ये कंप्रेस कम होगा, तो ये एंगल बचा रहता है, 107 तक ही कंप्रेस होता है, 107। यहां पे भी इन दोनों के एंगल बेटा वही 90s में रहते हैं, मतलब वही 93 94 के आसपास ऐसे ही रहते हैं एंगल। ये बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल डिक्रीज हो रहा है यहां से यहां नहीं, है ना। इसको आगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के अंदर समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। ठीक है, H2O एंड अमोनिया के अंदर ये एंगल ठीक है, लेकिन उससे जस्ट नीचे जब जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, 90s में पहुंच जा रहा है। अच्छा ये सोच के बताओ, जल्दी थोड़ा सोच के बताओ। H2O अमोनिया एंड, यही आंसर। चलो और देखते हैं, बताओ इन इन सभी में कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये दोनों में तो चलो तुरंत डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक नंबर सभी का कितना है 4, ये दोनों में तो तुरंत डिसाइड हो जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर, इनमें इसका बेटर है। अब जब आप H3O प्लस बनाओगे तो H3O प्लस का मतलब दो नॉर्मल लगे हुए थे, और H3O प्लस का मतलब क्या हुआ, ये लोन पेयर दे दिया। अरे बोलो, अगर ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दे रहा है H प्लस आयन को, तो H प्लस आयन को डोनेट करने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऐसा, OH, एक लोन पेयर मैं रख ले रहा हूं, एक H को यहां पे लिख दे रहा हूं और एक पॉजिटिव दे रहा हूं, साथ में एक लोन पेयर रख। अब इन दोनों में देखो लोन पेयर सेम है, यहां कैसे डिसाइड करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो एंगल ज्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर है इससे ज्यादा इसका होगा। गॉट इट? अब एक अगला क्वेश्चन देता हूं, जरा सोचो तो। आपके सामने फास्फोरस के क्लोराइड, फास्फोरस का ब्रोमाइड, फास्फोरस के आयोडाइड, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखिए क्या सोचते हो आप। गो अहेड।
PCl3, PBr3, PI3, इन तीनों में ऑर्डर क्या होगा बेटा? बताओ सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है? आओ सोचते हैं ना। अब ये बात कितने लोग कह रहे हैं सर स्टेरिक नंबर तो इन सभी में सेम ही है, बस फर्क क्या पड़ रहा है? साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइड एटम के साइज, ये सुनो। अब इस बार कितने लोग कह रहे हैं हाइड्रोजन नहीं है, और अगर बड़े एटम है तो स्टेरिक रिपल्शन भी लगेगा, बोलो ना। बताओ अगर स्टेरिक रिपल्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें लगेगा? आयोडीन में, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। ये है साइज का ऑर्डर। बिगर द साइज ग्रेटर विल बी स्टेरिक। स्टेरिक रिपल्शन से ये एंगल बढ़ जाना चाहिए क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन लग रहा है, स्टेरिक रिपल्शन। रुक जा अभी, रुक जा। दूसरा कितने लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सोच के देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक दूसरे को रिवर्स डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा हो रहा है भाई, साइड एटम का या सेंट्रल एटम का? यहाँ पे देख रहे हैं साइड एटम चेंज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा था, इसका कम हो रहा है, और इसका और कम। अरे ये बताइए, इसका ज्यादा तो मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींचेगा ना, बोलो ना, अपनी तरफ खींचेगा। यहां थोड़ा और इधर की तरफ होगा, यहां थोड़ा और इधर की तरफ होगा, तो कुल मिला जुला करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी आंसर वही आ रहा है, क्योंकि जब सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ड्रिफ्ट करते हैं तो उनके बॉन्डेड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। हालांकि यहाँ पे मेन डिसाइडिंग फैक्टर वो नहीं बल्कि साइज है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा हो गया, वो थोड़े मोड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड से फर्क नहीं पड़ता है उसको। दैट्स वाई द एंगल ऑफ PI3 इज ग्रेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा ऐसा, PCl3, PBr3 एंड PI3। क्या सबको समझ में आ रहा है? अब मैं एक केस लेके चलता हूं आपके सामने, ये सोचो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ H2O, OF2 and OCH3 whole twice। कर लिया बेटा? अब बताओ H2O में कोई स्टेरिक रिपल्शन है? नहीं है, तो यहां बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहे हैं। अच्छा, OF2 में कोई स्टेरिक रिपल्शन है? नहीं है सर, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन दोनों ही छोटे होते। तो अब एक बात बताओ, इन दोनों में एंगल कैसे डिसाइड करें? सेंटर की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रिपल्शन ज्यादा। बताओ फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन? तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो दूर हो गए इलेक्ट्रॉन, तो दूर हो गए तो इनमें रिपल्शन कम, ये कंप्रेस कर देगा। सेंटर के नजदीक यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका रिपल्शन ज्यादा, तो यानी OF2 का एंगल छोटा और H2O का एंगल ज्यादा। और कितने लोग रहे उससे बहुत ज्यादा होगा, OCH3 होल ट्वाइस का। क्यों? ऑक्सीजन एंड यस स्टेरिक आ गया। जब बड़े ग्रुप आ जाएं तो बॉन्ड का रिपल्शन बड़ा नॉर्मल सा फैक्टर हो जाता है। सो दिस रिपल्शन
will increase. ये एंगल आपको पता है 104 के आसपास होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 103 के आसपास, और इसका एंगल 109 के आसपास, इतना डिफरेंस होता है। तो सभी को ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? किसका रिपल्शन? नहीं, मैं वही समझा रहा था, फ्लोरीन इज ए स्मॉलर एटम, जैसे हाइड्रोजन छोटा होता है वैसे फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन दोनों में स्टेरिक की बात नहीं करेंगे, उसमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर सेंटर की तरफ ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। बताओ, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ खींच लेगा, सेंटर की तरफ कम रखेगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए उसका एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बेटा बॉन्ड एंगल से रिलेटेड जो भी पार्ट्स थे वो कवर होते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव हैं जो हाइब्रिडाइजेशन और इससे रिलेटेड, वो चीजें मैं उसके बाद आपको डिस्कस करूंगा। सभी को क्लियर हो गया ना? यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके।